एंड जब तुम्हारी शादी की एज होती है ना, तब तुम रियलाइज करते हो कि वो फर्स्ट टाइम है तुम्हारी लाइफ में जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी तारीफ करना शुरू करते हैं। पहली बार तारीफ करना शुरू, जैसे प्रोफाइल बनाते हैं, हमारे टाइम में अखबार में आती थी ऐड, तो मेरे पेरेंट्स ने बायोडेटा बनाया था, मेरा बायोडेटा बनाया था जो पैम्फलेट की तरह सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि ये है हमारा बच्चा। मैंने वो बायोडेटा पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए यार। एंड आई थिंक टुडेज जनरेशन इज वेरी लकी, बहुत लकी है तुम्हारी जनरेशन, क्योंकि तुम्हारी जनरेशन में ना शादी, इवन अरेंज मैरिज आसान हो गई। अरेंज मैरिज भी ऑलमोस्ट लव मैरिज जैसी होगी, क्योंकि अब तुम खुद ढूंढ सकते हो, क्योंकि अब तो वो ऑनलाइन एप्स आ गई, मैट्रिमोनियल एप्स आ गई, जिसपे तुम ढूंढ सकते हो खुद की जीवन साथी पे गए और अपने लिए अपना पार्टनर खुद ढूंढ लिया अरेंज मैरिज में। हमारे पास वो चॉइस नहीं होती थी, हमें पेरेंट्स वाला नेटवर्क यूज करना पड़ता था। उसमें भी पेरेंट्स एहसान मार रहे होते थे कि तेरे को तो फिर भी मिलवा रहे, मैं तेरी मम्मी को मंडप में ही मिला था। हम पूरी तरह पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि कोई ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं होता था। राइट, इमेजिन देयर वाज नो जीवन साथी। हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के पास कि यार मेरी ना शादी की उम्र हो रही है, कोई लड़की अच्छी हो तो बताना। और मेरे तो दोस्त भी ऐसे हरामी थे, वो कोई लड़की बताएंगे तो बल्कि मुझे ज्यादा शक होगा। उससे तो मैं नहीं कर रहा शादी। और जीवन साथी, एक तो ना इन्होंने ऐप का नाम भी इतना संस्कारी रखा है, जीवन साथी। राइट, मतलब आदमी को सुनते ही लगता है कि यहां तो 7 जन्म का साथ मिलेगा। यहां मिलने वाला जिसके साथ में सारी लाइफ निकालो। तुम्हारी शादी जीवन साथी करवा रहे, हमारी शादी करवाए थे पिंकू मामा, पिंकी चाची, बेबी मासी। इनके नाम सुन के ऐसा लगता है कि इसने बिचौलिए वाली शॉल के लिए तुम्हारा फ्यूचर बेच दिया होगा। फर्क नहीं पड़ेगा। और ये अकेली एक ऐसी ऐप है कि अगर आप यूज कर रहे हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स कभी टोकेंगे नहीं कि ये कहां टाइम वेस्ट कर रहा है फोन में घुसा हुआ। इनफैक्ट तुम अगर बोल भी दो ना घर पे, अगर तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे कि बेटा जाके पासबुक अपडेट करवा, एंड यू आर लाइक नहीं मम्मी मैं ना अभी वो जीवन साथी ऐप पे लगाओ। ओ जीवन साथी, कोई बात नहीं मैं खुद अपडेट करवा लूं, तू मन लगा के जीवन साथी पे काम कर, तू कॉन्सेंट्रेट कर। कोई चाय वाय चाहिए तो पापा को बोल दियो, वो बना देंगे, वो कर देंगे। एंड पेरेंट्स का क्या होता है कि एक तो ना पेरेंट्स की होती है 2 pronged स्ट्रेटेजी, जहां पहले उनका काम होता है बच्चों को गिल्टी फील कराना और उसके बाद उसके लिए रिश्ता ढूंढना। और पेरेंट्स गिल्टी फील कराने में पेरेंट्स पीएचडी पैदा होते हैं। और भगवान ना करे अगर तुम बड़े भाई बहन हो, अगर तुम सबसे बड़े हो ना घर में, तो अलग लेवल का प्रेशर है कि तू शादी करेगा तभी तो बाकियों की होगी। क्यों मैंने सबका ओटीपी रोक रखा है क्या यहां? अलग लेवल पे लगे। और जब पेरेंट्स तुमको गिल्टी फील कराते हैं ना शादी के लिए, तो पूरी कायनात उनके साथ देती है तुम पे प्रेशर डालने के लिए। सारी दुनिया, सारा समाज उनके साथ आ जाता है कि शादी का प्रेशर डालना है इस पे। तुम्हारे ऐसे ऐसे पड़ोसी जिनकी कभी तुमने शक्ल भी नहीं देखी थी, शायद सिर्फ पार्किंग के लिए लड़े थे उनके साथ, अब वो पूछ रहे शादी कब कर रहा है। तुम्हारी दूर की बुआ आके पूछ रही है कर ले शादी, हम भी इसी बहाने कपड़े सिलवा ले। तुम वैसे सिलवा लो कपड़े, तुम्हारा क्या कपड़े सिलवाने का लाइसेंस मेरे कार्ड से ही मिलेगा तुमको। फिर तुम्हारी कजन्स आ जाएंगी, वो जो छोटी बहनें होती है ना, वो आके भैया आप कर लो शादी, अब तो मैंने कोरियोग्राफी भी कर ली, कौन से गाने पे हम डांस करें। तू कर ले घर पे डांस, मेरी शादी को करानी, घर पे रील बना और डाल दे। हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद कराना जरूरी है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन कजन्स के कारण जिनकी शादी जल्दी हो जाए। राइट, अगर तुम्हारे किसी कजन की शादी जल्दी हो जाए, जैसे मेरी शादी 26 की एज में हो गई थी, 28 साल की एज में मेरा बेटा पैदा हो चुका था, तो मैं ही वो कजन हूं जिसकी वजह से बाकी सारे भाई बहनों पे प्रेशर डल रहा। एंड मी बीइंग अ गुड कजन, मैं वो ऐड करता था वो प्रेशर फर्दर। मेरी बुआ का बेटा था आशीष, मेरे से 3 साल बड़ा था, मैं उनके घर जाता था, अपने बेटे को लेके जाता था। बेटा आशीष था,
बुआ ताऊ जी हुए ना, ये चाचा तो नहीं हुआ ना। 3 साल बड़ा। ताऊ जी से पूछो ताई जी कब आ रही है। मैंने जीना हराम किया है लोगों का, उसका अलग मजा। और लड़कियों के साथ मेरे ख्याल में ज्यादा खराब होता है, यू नो। फॉर विमेन इट्स टफर, क्योंकि एक तो लड़कियों के केस में पेरेंट्स थोड़े से ज्यादा कॉन्जर्वेटिव होते हैं, राइट। शुरू में उनको होता है कि हम थोड़ा कॉन्जर्वेटिव रहेंगे, बच्चे के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना, लड़की के साथ उनको। बट जैसे जैसे लड़की की एज होती जाती है वो ओपन माइंडेड होते जाते हैं, राइट। 20-21 साल की लड़कियों को कहेंगे कि हमारी चॉइस का लड़का होगा, हमारी बिरादरी का होगा, हमारी सैलरी ब्रैकेट का होगा, यू नो, हमारे रीजन का होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ हमारी चॉइस का होना चाहिए। फिर 2-3 साल अगर वो ना ढूंढ पाए तो देन दे कम टू द गर्ल, कोई तेरी चॉइस का है तेरे दिमाग में, कोई तेरा जानने वाला है तो बता जो हमारी बिरादरी का हो, यू नो, हमारे सैलरी ब्रैकेट का। और अगर कहीं तुम 30 पार करके देन दे आर लाइक बेटा बस लड़का होना चाहिए, कर ले तू शादी बस, हम आ जाएंगे। और वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं हर जगह, पेरेंट्स हर जगह प्रोस्पेक्टिंग, वो ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए पार्टनर, यू नो। लेडीज मेक नो मिस्टेक, तुम ग्रेजुएशन में जस्ट सिर्फ फर्स्ट ईयर में गई हो ना, उसके बाद तुम्हारा कोई भी फ्रेंड अगर तुम्हारे घर आया है किसी से भी तुमने किताब उधार ली है, तुम्हारे ऑफिस का है चाहे तुम्हारे कॉलेज का है, तुम्हारे पेरेंट्स ने सोचा अगर उन्होंने पानी से आगे उस लड़के से कुछ भी और पूछा है ना, वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वो हमेशा सोच रहे हैं कि लड़का देखने में तो ठीक ठाक है ही सही, अगर पंजाबी खतरी है तो हमारी श्वेता के लिए अच्छा रहेगा। जैसे वो होता ना, वो हमारे टाइम में होता था, एक चैट होती थी जिसमें होता था ASL पूछते थे, एज सेक्स लोकेशन। पेरेंट्स का होता है BML, बैकग्राउंड मांगलिक लोकेशन। ये 3 मैच करे और तुमको गिल्टी भी फील करवाएंगे, राइट। तुमको गिल्टी फील करवाते रहेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने कोई प्रोफाइल ऐसा देख लिया जो तुम्हारी किसी फ्रेंड का है जिसके बच्चे भी हो चुके हैं, अगर इन्होंने डिस्कवर कर लिया कि हमारी बेटी अभी तक कंवारी बैठी है और उसके बच्चे हो गए, तुम्हारे अगले 3 डिनर बर्बाद हैं। चाहे वो तुम्हारी सबसे नालायक फ्रेंड रही हो, जिससे इन्होंने पहले बोला हो कि सुनीता से दूर रहा कर, अब ये डिनर पे बैठ के तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहे हैं कि सुनीता सही रही, इसने ग्रेजुएशन के टाइम में ही शादी कर ली, टाइम से बच्चे भी कर लिए साथ के साथ, तू ही अपना टाइम वेस्ट करती रही, वाइस प्रेसिडेंट बन के लग गई हुई है कंपनी के अंदर। सुनीता बढ़िया रही, उसने टाइम से ग्रेजुएशन में शादी कर ली, बच्चे। एंड यू आर थिंकिंग मैं जानती हूं सुनीता ने ग्रेजुएशन टाइम में शादी करके बच्चे फटाफट क्यों किए थे। फिर आता है उनका हंटिंग मोड, जब वो उनको हो जाता है कि अब बच्चा तैयार है, अब ढूंढना शुरू कर दो शादी के लिए। जब इनको क्लियर हो जाता है ना कि अब बच्चे ने भी बोल दिया कि ढूंढ लो, ये घुस जाते मार्केट में पूरा, ये बता देते सबको कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया, ये 10 दिशाओं में ढूंढ रहे हैं हमारे लिए। अगर तुम खुद अपना प्रोफाइल नहीं बना रहे हो ना जीवन साथी पे, ये खुद जाके प्रोफाइल बना देंगे तुम्हारा, ये खुद जाके प्रोफाइल बना देंगे, रोज उसको अपडेट भी करेंगे कि इस हफ्ते मेरे बेटे ने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जीता है, पिछले मंथ वो ऑफ साइट में पिंग पोंग का मैच भी जीत के आया। ये सब डाल रहे हैं। ये अपनी पासबुक अपडेट कराए ना कराए बैंक से, तुम्हारी प्रोफाइल जरूर अपडेट करते रहेंगे। और तुम शाम को जैसे ही बैठोगे ना, तुम्हें 5 प्रोफाइल दिखा देंगे, ये देखिए आज मैंने चुने हैं, ये है हमारी आज की कमाई, चुन लो इनमें से एक को। ये पीछे पड़ जाते और ये फैला भी देते हैं सब में, ये सबको बोल देंगे। मतलब ये तुम्हारे पेरेंट्स अगर अभी तक सोशल नहीं थे ना, अब सोशल हो जाएंगे। ये उस कजन की शादी में भी जाएंगे जिसके बाप ने इनकी जायदाद हड़पी थी। जायदाद गई है, कम से कम बहू ही आ जाए शायद। ये कहीं अफसोस भी करने जाएंगे ना, वहां भी बोल रहे होंगे, 2 मिनट करेंगे अफसोस की जी बहुत टाइम से पहले डेथ हो गई, किस्मत होती है हर एक की। अब देखो राजू की कैसी किस्मत रहती है, देख रहे हैं हम भी उसके लिए लड़की, कोई हो तो बताना। ये सबको बोल रहे हैं। तुम्हारे घर में प्लम्बर भी आएगा ना, उसको भी बोल देंगे
कि कोई पंजाबी खतरी लड़की हो तो बताना। हमारा प्लम्बर पिट गया इस चक्कर में, क्योंकि वो आके चौकीदार को पूछ रहा है कोई पंजाबी खतरी लड़की है शादी के लायक आसपास। एंड जब तुम्हारी शादी की एज होती है ना, तब तुम रियलाइज करते हो कि वो फर्स्ट टाइम है तुम्हारी लाइफ में जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी तारीफ करना शुरू करते हैं। पहली बार तारीफ करना शुरू, जैसे प्रोफाइल बनाते हैं, हमारे टाइम में अखबार में आती थी ऐड, तो मेरे पेरेंट्स ने बायोडेटा बनाया था, मेरा बायोडेटा बनाया था जो पैम्फलेट की तरह सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि ये है हमारा बच्चा। मैंने वो बायोडेटा पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए यार। इतनी प्रशंसा तो मेरी पूरी 26 साल में नहीं हुई थी जितनी उस एक पेज पे हो रखी थी। मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई मेरे बारे में। मेरे को एक बार डाउट हुआ कि इनकी कोई तीसरी औलाद है, क्योंकि ये मेरे बारे में तो हो नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं। मेरे को बोलते थे इंजीनियरिंग में 72% कोई मार्क्स होते हैं, और वहां पे बायोडेटा में मेरे लिखा पास्ड विद हाई फर्स्ट डिवीजन, वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। 2 कंट्रीज में थे ऑफिस हमारे, 2 कंट्रीज में ऑफिस थे, एक इंडिया एक नेपाल, जहां का पासपोर्ट भी नहीं लगता, वीजा तो छोड़ ही दो तुम। मतलब अगर मैं अंडमान निकोबार में काम कर रहा होता ना, मेरे पेरेंट्स लिख देते वर्किंग इन एन ऑफशोर लोकेशन। ये लिख रहे, ये मेरी सीटीसी 40,000 थी इन्होंने, और इन हैंड 25 आती थी, इन्होंने 40 ही लिखी हुई है। आज तक मेरी बीवी सीटीसी के हिसाब से शॉपिंग करे जा रही है। मैं भर रहा हूं उनके पापों की सजा अभी तक। और है क्या, अब फायदा ये ना कि अब ये जो मैट्रिमोनियल एप्स है, जीवन साथी, इन पे जाओ, तुम चैट कर सकते हो पहले, राइट? तुम पहले ही चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और घर बैठे बैठे तुम रिजेक्ट हो सकते हो बाइज्जत, राइट? नहीं बनी बात आपस में, तुम्हारे ओपिनियन नहीं मिले, वी वांट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, उसको टेलर स्विफ्ट नहीं पसंद, शी इज अ डॉग पर्सन, आई एम अ कैट पर्सन, जो भी आजकल चल रहा है, तुम घर बैठे बैठे रिजेक्ट हो सकते हो। हम हर सैटरडे तैयार होके जाते थे रिजेक्ट होने, विद फैमिली कार में बैठ के आओ जलील होके आते हैं। हर सैटरडे जा रहे हो। तो मैं इतना रिजेक्ट हूं, मुझे लगता था मेरा सैटरडे पे शनि बैठा हुआ है। क्योंकि हमारे टाइम में कोई पहले बात नहीं होती थी, बायोडेटा मिलते थे, पेरेंट्स आपस में डिस्कस करते थे कि एक मीटिंग कर लेते हैं, और वो वही एक मीटिंग मिलती थी, वही 70 मिनट तुमको मिलते थे कि ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, पर ये 70 मिनट तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन सकते हैं। और वो भी तुमको अकेले नहीं मिल रहे, सारी फैमिली बैठी दोनों साइड की। उसमें सिर्फ वो 15 मिनट होते थे जिसमें पेरेंट्स लिबरल एक्ट करते थे ना, 15 मिनट लिबरल एक्ट करते थे कि अरे लाइफ तो इन दोनों ने आपस में स्पेंड करनी है, इनको टाइम दे देते हैं ना, इकट्ठे बैठ के डिस्कस कर। 10-15 मिनट तुम डिस्कस कर लो कि 7 जन्म कैसे इकट्ठे स्पेंड करोगे। ये बस वो 15 मिनट मिलते थे। तुम तो महीना महीना चैट कर लो आपस में, अगर तुम आपस में, अगर तुम्हारी हो गई है सेटिंग कि हाँ हमारा ठीक है, तो तुम मीटिंग के लिए एक दूसरे को एक्चुअली सेट कर सकते हो, उनको एजुकेट कर सकते हो कि मेरे पापा दिल के अच्छे हैं, बस वैसे मुंह पे डकार मारते हैं। प्लीज लुक पास्ट दैट, राइट? मेरी ड्रेसिंग सेंस पे मत जाना। तुमने प्रोफाइल में लिखा है टी टोटलर, और मैंने देखा सारी इंस्टाग्राम की फोटो तुम्हारी पब्स में से डली हुई, तो वो फोटो हटा दो मिलने से पहले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पीने में, राइट? वो सब तुम कर सकते हो। तो एक्चुअल मीटिंग में अब तुम उल्टे 70 मिनट बिता सकते हो कि 70 मिनट सारे इकट्ठे, 15 मिनट लास्ट में पेरेंट्स को बोल दिया कि अब आप आपस में बात कर लो, देखो लाइफ तो हमने इकट्ठे स्पेंड करनी है, पर शादी पे तो पैसे आप ही लोगों ने स्पेंड करने हैं। तो देख लो कौन कितने खर्च करने वाला है। Thank you guys, that was all from my side. Thank you. Thank you. हर चीज को हाँ करते रहो, जब 18 का हो जाएगा उसके बाद तो वैसे ही सोसाइटी की प्रॉब्लम है। We have this way of handling our kids, there's something called good cop, bad cop. You know what good cop, bad cop, right? कि between in parenting they use good cop, bad cop. एक parent अच्छा, एक parent थोड़ा खराब है.
So we also follow that good cop, bad cop practice, and I choose to be the good cop. Not because my wife is naturally a good bad cop, but because, you know, honestly, good cop होना बहुत आसान है. That's why all fathers become good cop, because आलस. Right? It's easy to be good cop. कि बच्चा जब तक पैसे ज्यादा नहीं फूक रहा तब तक हर चीज को हाँ करते रहो. जब 18 का हो जाएगा उसके बाद तो वैसे ही सोसाइटी की प्रॉब्लम है. It's easy to be good cop. Because the difference between a good cop and bad cop is कि as a bad cop, you think about the bright future of your kids. Right? That's why you become a bad cop. Good cop thinks about a peaceful present for himself. That's how we operate. But, you know, कभी कभी हो जाता है, you know, my wife will tell me कि मैं ही हमेशा क्यों बुरी बनूं, मैं क्यों हमेशा बुरी बनूं, you should also handle this. So once my wife told me, she's like, you know, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा जा रही हूँ, बच्चों के एग्जाम्स है, तुम देख लेना. And I was like, ठीक है, पढ़ लेंगे बच्चे. So my wife went and, you know, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे. And I saw my son, he's not studying. So I went to my son, I was like, बेटा पढ़ ले. Like, पापा थोड़ी देर में पढ़ता हूँ. दूसरी बार गया, like, कर रहा हूँ थोड़ी देर में. तीसरी बार जब मैं गया, he was still on a video game. So then I sat him down, मैंने कहा बात सुन. You know, मैं गुड कॉप एंड मॉडर्न फादर जो बहुत ज्यादा, you know, मार्क्स पे फोकस नहीं करते. Right? वो वाला एक जोन है. तो मैं उसमें मैं कहा बात सुन, तेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने को? कहता पापा अभी तो नहीं कर रहा. मैं फिर एक काम कर, इस बार बिना पढ़े जा, बिना पढ़े एग्जाम दे. अब वो डर गया. क्योंकि देखो, मतलब गुड कॉप एक बात है, बट ये तो ड्रीम कम ट्रू वाला कॉप हो गया. ये हजम नहीं होता. राइट? सो माई सन वॉज स्कैर्ड. ही थॉट कि मैं उस जोन में जा रहा हूं जिसमें नॉर्मली मम्मी जाती है कि अच्छा मत पढ़, छोड़ दे पढ़ाई, कल से स्कूल भी जाना छोड़ दे. ऐसा कर, तू एक समोसों की रेडी लगा ले, समोसे तल के बेचा कर, और जब तेरे दोस्त आएंगे ना कार पे समोसे खरीदने, फिर उनको बोलियो कि मैं तो, मेरा पढ़ाई का मन नहीं करता था इसलिए मैं समोसे तल रहा हूं. वो पूरी स्टोरी. सो आई लाइक नहीं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, बिना पढ़े जा. इट टुक मी अ वाइल टू कन्विंस हिम, सो मच सो कि मुझे उसको लिख के देना पड़ा कि पापा ने बोला है कि बिना पढ़े. मैं गया, अगले दिन एग्जाम तो जैसा हुआ वैसा हुआ, बट उसने स्कूल जाते ही अपने सारे फ्रेंड्स को एक एक करके सबके पास गया एंड ही टोल्ड देम कि मेरे पापा ने पता क्या बोला, बिना पढ़े जा. उसकी क्लास से मुझे 20 नए इंस्टाग्राम फॉलोअर मिले हैं उसमें. वो अलग बात है कि वो पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप से उन्होंने मेरे को निकाल दिया उसके बाद. पापा, हाँ, आप जो है मेरे को बार बार वीडियोस में डालते रहते हो. मेरे हिसाब से मेरे को इसके पैसे मिलने चाहिए. पैसे चाहिए तेरे को? ठीक है, इस कैंपेन के जो आएंगे उसका 5% तेरे को दे दूंगा. आई विल सेंड यू द अमाउंट. तो तू 18% लगा के जीएसटी इनवॉइस रेज कर दियो. 7.5% मेरा टीडीएस कटेगा और 15% तूने फिर एजेंसी को भी देना, क्योंकि काम तो वो लेके आए थे. तो इन हैंड कितना आएगा? इन हैंड कैलकुलेट करने के लिए तो हाँ, समझ गया. पहले मैथ जरूरी है, अभी कैलकुलेट करके बताता. I looked at him and I said, I don't hate waiting at airports because I remember waiting at railway stations. But
मूविंग ऑन. अभी मैं जब बॉम्बे से दिल्ली आया ना, तो मेरा क्या होता, अभी ना फ्लाइट थोड़ी सी लेट थी और मेरे साथ एक फ्रेंड आ रहा था मेरा. तो हम एयरपोर्ट पहुंचे, हम सामान चेक इन कर रहे हैं, वो काउंटर पे थे, एंड दे सेड सॉरी सर द फ्लाइट इज डिलेड बाय हाफ एन आवर. और मेरा दोस्त ना वो उनमें से है, जैसे ये मेरी एक थ्योरी है कि दुनिया में ना हर कोई रोता हुआ पैदा हुआ था, कुछ लोग चुप होना भूल गए. मानते हो? ये हमेशा रो ही रहे हैं, ये नुक्स ही निकाल, ये पैदा ही जीजा जी हुए हैं. ये है हमारी फैमिली जो हमेशा नाराज है. इनको जब भी मिलो ना, तू तो हमें कभी याद ही नहीं करता. फिर तुम फोन कर लो कि अगला बुरा ना मान जाए, तुम फोन करो, आ गई याद हमारी तेरे को. ये रो ही रहे हैं हमेशा. सो मेरा दोस्त सेम कैटेगरी, वो आधा घंटा फ्लाइट लेट है, शुरू हो गया, कहता यार ये बड़े अनप्रोफेशनल है. आई हेट वेटिंग एट एयरपोर्ट्स, आई हेट वेटिंग एट एयरपोर्ट्स. मेरी तरफ देख रहा कि शायद मैं अग्री करूंगा. आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड आई डोंट हेट वेटिंग एट एयरपोर्ट्स बिकॉज आई रिमेंबर वेटिंग एट रेलवे स्टेशन. और देखो इंडिया में जिस आदमी ने रेलवे स्टेशन पे वेट करी है ना, एयरपोर्ट की वेट तो प्रिविलेज है यार. एयरपोर्ट की वेट तो प्रिविलेज है हमारे लिए. ठीक, अगर तुमने वेट करी, एंड आई एम टेलिंग यू, आपको ना एक सिंपल मेजरमेंट देता हूं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो कि नहीं. आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. हम जब छोटे होते थे तो होता था यार प्लेन में जाना है, प्लेन में जाना है, फ्लाइट में जाना है, फ्लाइट में जाएंगे, किस दिन फ्लाइट में जाएंगे. अब हम ही जैसे कई लोग होते हैं, शिट यार कल फिर फ्लाइट है यार, अरे यार फिर 2 घंटे प्लेन में निकालने पड़ेंगे. हो रहा है हम सबके साथ. बचपन में होता महीने में एक 5 स्टार चॉकलेट भी मिल जाए हम बड़े खुश होते थे. अब फ्रिज ठसे पड़े हैं और कोई दे जाता, अरे यार कोई और फिर चॉकलेट दे गया यार. योर ड्रीम्स बिकम योर नाइटमेयर्स. दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल. मैं आई एम ऑल्सो अवेलेबल एज अ मोटिवेशनल स्पीकर. नहीं, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इट्स अ प्रिविलेज, राइट? इट्स अ प्रिविलेज. आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज. लाइक मैं 25 साल पहले लाइफ में ट्रेन से गया, नया नया मैं फ्लाइट में जाना शुरू करा, मैं प्रे करता था भगवान से कि हे भगवान फ्लाइट 2 घंटे लेट हो जाए, एयरपोर्ट एंजॉय करेंगे, एयरपोर्ट एंजॉय करें. अब नहीं करता क्योंकि अब मेरी शादी हो गई और एयरपोर्ट पे दुकानें खुल गई. हाँ सही में उसका थोड़ा टेरर रहता है. उतने की टिकट नहीं होती जितने की शॉपिंग हो जाती है. बट पहले मैं पे करता था. इट्स अ कंप्लेंट ऑफ प्रिविलेज. आई विल टेल यू व्हाई. बाहर टेम्परेचर चाहे 45 है चाहे 0 है, एयरपोर्ट के अंदर हमेशा 23 डिग्री है, एसी चल रहा है, जिंदगी चिल है. रेलवे स्टेशन पे अगर बाहर 45 है तो रेलवे स्टेशन में 50 होगा. बाहर 0 है तो रेलवे स्टेशन में -5 की फील आएगी, ऐसी हवाएं चलेंगी. और एयरपोर्ट में तुमको थोड़ी तसल्ली मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है. तुम्हें सारे साइंस लगे होते हैं कि जी इधर से काउंटर है, यहाँ पे चेक इन है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, यहाँ पे बाथरूम, सब साइन भी लगे. उन्होंने फोटो भी बना रखे कि ये आदमी ये औरत, राइट? गलत टॉयलेट में ना घुस जाए आदमी, सब साइन बने. रेलवे स्टेशन के जो कुछ लिखा हुआ है ना वो भी तुमको टेंशन ही दे रहा है. रेलवे स्टेशन में क्या लिखा होता है? जेब कतरों से सावधान, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है. रेलवे स्टेशन पे आदमी टेंशन में ही है सारा टाइम. हम इतने टेंशन, बचपन से जा रहा हूं मैं रेलवे स्टेशन, हम टेंशन में होते हैं. हमें मम्मी साथ जा रही है ना, एक तो मां को ना आज तक कभी वो कुली पे विश्वास नहीं हुआ, इसके साथ रहना, ये ज्यादा तेज चल रहा है. 8 साल का बच्चा चिपका दिया, तू इसके साथ चल. चाहे बच्चा अगवा हो जाए, मेरा वीआईपी का बैग कहीं ना जाए. मैं बता रहा हूं टेंशन दे रहे हैं. रेलवे स्टेशन पे इतने सामान के आप खुद जिम्मेवार हैं. एयरपोर्ट पे आप सामान चेक इन कर दो, बात खत्म हो गई. फिर आप फ्री घूम रहे हो, चाहे 10 घंटे लेट है फ्लाइट. यहां पे सामान हमारे इतनी जिम्मेवारी होती थी और वहां बैठने के लिए जगह नहीं होती थी. हम घर से सामान भी ऐसा लेके जाते थे जिसके ऊपर बैठ सकें. ट्रंक पे बैठो बेटा, अगर तुमने सिर्फ घर पे देखे ना ट्रंक, ये ट्रंक पहले रेलवे स्टेशन ट्रेन में ही जाता था. ये हम लेके जाते थे कि हम अपनी सीट घर से लेके जा रहे हैं.
बहुत अलग लेवल की टेंशन है रेलवे स्टेशन, अलग लेवल की रेलवे स्टेशन। मतलब तुमने देखा, अब एयरपोर्ट पे तुम बच्चों को दिखा सकते हो कि आजा तेरे को दिखाऊं फ्लाइट कहां से चलती है, रनवे दिखाता हूं। रेलवे स्टेशन पे दिखा सकते हो कि आजा तेरे को ट्रैक्स दिखाऊं। जिसके भी बच्चे होते हैं ना 5-6 साल तक के, वो ऐसे खींच ही रहा होता है बच्चों को ट्रैक। आधा हिंदुस्तान हल्का होता है यार उन ट्रैक, हम खींच रहे होते हैं। हमें ये नहीं होता गिर गया तो इसको चोट लगेगी, हमें होता गिर गया तो इसको धोएगा कौन। फिर कई लोग कंप्लेंट करते हैं एरोप्लेन के बारे में कि यार उसका टॉयलेट देखा कितना छोटा होता है, ऐसे ऐसे करके घुसना पड़ता है, बैठने की जगह नहीं होती छोटी। कम से कम प्लेन का टॉयलेट टर्बुलेंस के टाइम बंद हो जाता है। ट्रेन के टॉयलेट में हमेशा टर्बुलेंस है, ट्रेन के टॉयलेट में हमेशा टर्बुलेंस है। मतलब 6-7 साल तक के बच्चे को तो हम हाथ पकड़ के करवाते, झटका लगे नीचे ही ना निकल जाए। बहुत फर्क है यार, इट्स अ कंप्लेंट ऑफ प्रिविलेज। तुम्हारा गेट चेंज हो जाए, ठीक है, एयरपोर्ट पे तुम्हारा गेट चेंज है, वो अनाउंसमेंट करते हैं, क्लियर स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है। अब तो एसएमएस तक आ जाता है कि योर फ्लाइट इज नॉट फ्रॉम गेट 4, इट इज फ्रॉम गेट 8, और चल के जाना तुमको। रेलवे स्टेशन पे अगर भगवान ना करे तुम्हारा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, पुलिस जा चुका है। एक तो सीढ़ियां इतनी होती जितनी माता वैष्णो देवी में नहीं है। सही, मैं एक बार अपनी दादी के साथ था, वो उन्होंने कहा चंडीगढ़ की ट्रेन उधर से जाएगी, मैंने कहा दादी अब हम जलंधर जाएंगे। क्यों? यहां पालकी तो मिलेगी नहीं दादी के लिए। सही में, और उसमें बता देते हैं, राइट, तुमको बता देते हैं कि जी चेंज हो रहा है, गेट चेंज हो गया। यहां अनाउंसमेंट होती है, पर पता नहीं इनके अनाउंसर गंदे हैं कि पता नहीं स्पीकर खराब है। हर आवाज ऐसे लगता है जैसे मीका को जुकाम और जुलाब इकट्ठा हो रखा हो। रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट सुनिए, अनाउंसमेंट सुनिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये सुनते ही ना एक तो हमारी सांस रुक जाती है, ये कुछ तो बोलेगा ये आदमी, हमारा प्लेटफॉर्म तो नहीं चेंज हो। तो जैसे आता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम आसपास होते, चुप हो जाते, हमारी ट्रेन ना हो। अमृतसर जाने वाली शताब्दी, बोले कि ये तो मेरी ट्रेन है। अब हम सारी फैमिली को चुप करवा रहे, चुप रहा, चुप रहा। 1-2 बच्चों के थप्पड़ भी लगा देते कि तू चुप रही हो, क्योंकि इंडिया में बच्चों को एंटीसिपेशन में भी पड़ जाती है। कि तू कुछ कर सकता है। हम सबको चुप करा देंगे। अमृतसर जाने वाली शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर चाय 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 पे आएगी। बोल। प्लेन्स के साथ मेरा 1-2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम, ऑनेस्टली प्रॉब्लम भी नहीं है, वो मेरा इशू है, वो बचपन का एक तरीके से समझ लो, डर बैठा हुआ। मैं ना प्लेन के टॉयलेट में इतने साल हो गए, 20 साल से ट्रैवल कर रहा हूं, मैं ना प्लेन के टॉयलेट में कभी भी बैठ के फ्लश नहीं कर पाता। अरे यार पता क्या, मैं पहली बार जब फ्लश किया, वो आवाज ऐसी आती ना वैक्यूम वाली, वो आवाज ऐसे आती है, आदमी डर बैठ जाता है यार। मैं पहली बार, उसके बाद मैं बैठ ही नहीं पाया। मैं बैठ के फ्लश को पता नहीं क्या क्या खींच के ले जाए टॉयलेट, वो आवाज। और दूसरा मेरा प्रॉब्लम ये होता है, कि जैसे अनाउंसमेंट ना, जो तुम्हारी एयर हॉस्टेस है उसकी बिल्कुल ठीक है अनाउंसमेंट, इट इज रिक्वायर्ड, राइट, सेफ्टी सिक्योरिटी वो सारी। मेरे को पायलट की अनाउंसमेंट नहीं समझ में आती। तू अपना प्लेन चला, वो ऐसी सी बातें बता रहे जिसका कोई मीनिंग नहीं। तुम अभी अभी एयर हॉस्टेस से डांट खा के हटे हो, राइट, इंडिया में डांट पड़ती है हमको।
वो हमसे खपी हुई है क्योंकि हम भी नहीं सुनते। देखा वो कैसे बात करती है एयर होस्टेस आके, फोन फोन बंद कर देती, सीधी सीधी सीट सीट अभी नहीं है सीधी, आप ये ऐसे सीधी, खिड़की खोलो। वो ऐसे डांट के बात करके जाती है, आदमी को लगता है अभी एक और आएगी जो नेल्स भी चेक करेगी हमारे। उससे डांट खा के हटते हैं, आदमी सेटल हो जाता है, आदमी बैठा है, प्लेन टेक ऑफ करके आदमी कहता है अब सोऊंगा, जैसे सो लो, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तू क्यों बोला? वी विल रीच मुंबई इन 2 hours। वो तो टिकट पे लिखा हुआ था। तेरा वैल्यू एड क्या है इसमें? पर वो बता रहे इट वी विल टेक 2 hours, वी विल बी फ्लाइंग ओवर अहमदाबाद। मुझे कौन सा कुछ दिख रहा है नीचे। फिर आदमी थोड़ा सेटल होता है, वी आर फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 35,000 feet। थैंक यू, पहले मुझे नींद आ रही थी, अब कहां सोऊंगा मैं। बट देन आई रेड अ सर्वे रिसेंटली, मैंने एक पढ़ा था, बीबीसी ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने पायलट से बात करी, तो दे फिगर आउट 59% ऑफ द पायलट सेड कि they have slept while flying, and 29% of them said when they woke up the other pilot was also sleeping। यही रिएक्शन था मेरा भी। उसके बाद से मैं ऑब्जेक्ट नहीं करता। अब तो 15 मिनट पायलट कुछ ना बोले तो मुझे धुक धुक हो जाती है। मैं एयर होस्टेस को घंटी मार मार के बुलाता हूं, उनको पूछो तो सही बाहर का टेम्परेचर कितना है। मैं लगता है डर। पर उसका रीजन क्या है कि ये लोग, एक तो क्या हो गया कि अब जब प्लेन चलता है ना, ज्यादातर काम कंप्यूटर करता है। तो मैं किसी से बात कराता हूँ, कहते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग पायलट करवाते हैं, बाकी ज्यादातर चीजें कंप्यूटर हैंडल कर लेता है। खास करके इंटरनेशनल फ्लाइट में तुमने डाल दिया रूट, वो चलता जाए। देन आई अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, क्योंकि है क्या कि अब उसको जागना है, करने को कुछ है नहीं। इनफैक्ट 1-2 बार ये भी पीछे आया न्यूज की, उन्होंने चेक करा पायलट्स का अल्कोहल लेवल, तो 2-3 बार निकला कि उन्होंने पी रखी थी। वो पढ़ा था, वो अखबार में आया था कुछ टाइम पहले। विच आई अंडरस्टैंड कि अगर मेरा भी जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगा कि तूने बस बैठ के 6 घंटे खिड़की से बाहर देखना है, 2 पैक तो मैं भी लगाऊंगा। एंड आई एम लाइक, अगर इनके पास टाइम है और इनको जगा के रखना है तो इनको कुछ काम दे दो, राइट? डिस्ट्रैक्टेड रखो यार, इनको सॉफ्टवेयर सिखा दो बनाना, ऊपर इंटरनेट चलता है, टेक ऑफ करो, उसके बाद बनाओ अपनी वेबसाइट। या थोड़ा कस्टमर केयर का भेज दो यार ऊपर, राइट? नीचे तो कोई फोन उठा नहीं रहा, कुछ कॉल तो ऊपर डाइवर्ट कर दो, ऊपर फोन चलता है, टेक ऑफ कर, फिर लो कस्टमर कॉल। लोग फोन करके पूछ रहे कि ये फ्लाइट हैदराबाद कितने बजे पहुंचेगी, तो कह रहे 11 बजे पहुंचेगी। इंटरनेट पे तो 10 बजे दिखा रहा, चला तो मैं रहा हूं ना। सेकंड वाइटल इंफॉर्मेशन है पंजाबी, यानी पंजाबी से नाम सुनी चाहिए। हम हर जगह पहुंच जाते हैं, they're everywhere. But yes, you know, Punjabis generally considered very happy people. Some of us are so happy that we are even named happy. और लोगों को लगता है कि मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। Let me tell you, we have problems, we just don't share it with people. Like one big problem every Punjabi has is कि वेट कम नहीं हो रहा। मतलब जितना मर्जी फिट पंजाबी में छोटा सा हेमिस्फीयर निकला होता है आगे से। And I'll tell you why we have this problem. We have this problem because in a Punjabi family, if you've overeaten, the first advice you get at home is limca पी ले। जो कौन 400 कैलोरी सिर्फ इस चक्कर में पी जाती है कि डकार आ जाए, उसका वेट घंटा कम होना है। You know, I remember in 80s, cornflakes were just introduced in India. Cornflakes were introduced, and my grandfather came to know कि cornflakes खाने से ना वेट कम होता है। So he got a pack of cornflakes home कि कल सुबह सारे जने cornflakes खाएंगे। So in the morning cornflakes were served. The problem is cornflakes are not good in taste. तुम खा नहीं पा रहे थे।
बट खाने जरूर थे क्योंकि वेट कम करना था। तो मेरी दादी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उन्होंने बेसन में तल के खिला दिए। वेट कहां से कम होगा? हम साला वेइंग स्केल पे चढ़ते तब भी अपने आप को बेवकूफ बना रहे थे यार, 4 किलो तो कपड़ों का ही होगा। मैं सुबह से पॉटी भी नहीं आई। Then the other problem we have is, we loved liquor always, we loved liquor, but जब से वाइन आई ना तब से हमें स्यापा पड़ गया कि साले इसको पीना कैसे है, इसके अंदर बर्फ डाले, पानी डाले, सोडा डाले, क्या करना है इसका। 15 साल पहले हमारे घर कोई वाइन की बोतल देगा, हमारे साथ छापा पड़ गया कि यार इसको खोले कैसे करें, क्योंकि ऊपर कॉर्क लगा हुआ था। तो पहले हमने चमचा मारा, अब चमचे से नहीं खुली, फिर हमने पेचकस से ट्राई किया। अब पेचकस मारा ना तो कॉर्क 4 टुकड़े होकर अंदर गिर गया। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम पंजाबी भी और मिडिल क्लास भी, हमने कहा इसको छान के पिएंगे। फिर हमने पतीले में निकाली वाइन। That's when my father gave his first and last review of wine. He took 2 sips and said, "यार तू आरसी ले, तो चढ़ती नहीं।" हम अलग अलग तरीके के रेजोल्यूशंस बनाते हैं। आई हैव बीन गिल्टी ऑफ इट ऑल्सो। एक रेजोल्यूशन हम सबने बनाया कि वेट लूज करना है, इस साल वेट कम करना ही करना है, फिट हो जाना है इस साल। क्योंकि हम सबको लगता है कि 15 किलो नीचे जाएं तो हमारे अंदर से शाहरुख खान निकलेगा ही निकलेगा। तो हम अपने अंदर के शाहरुख खान को जगाना चाहते हैं, तो हम बना लेते हैं प्रोग्राम कि यार इस साल वेट कम करना, 10-12 किलो कम से कम करना। वो जो जीन्स पड़ी ना जो 2 इंच छोटी है, वो पूरी आ जानी चाहिए इस साल। लाइक हमने ना कुछ कपड़े ऐसे भी खरीदे होते हैं, जैसे वो कैमोफ्लाज वाली टी शर्ट होती है, वो आर्मी फटीक वाली, जिसमें वो आर्मी वाले जो हैं वो झाड़ियों में दिखते नहीं है, पर उसमें भी हमारी तोंद 10 मीटर दूर से दिख रही होती है। लाइक पूरी कलेक्शन होती है हमारे पास। कई बार लाइक एक अलमारी होती है जिसमें हमने ऐसी कपड़े खरीद के रखे जो एक साइज छोटे थे, और हमने जान के खरीदे थे ताकि उन कपड़ों को देख के शायद शर्म से ही हम वेट लूज कर दें। और हम सब किया हमने कपड़ों में। लाइक हमने एक्सेल साइज में स्लिम फिट खरीदी होती हैं कमीजें, तो हम कहते हैं कि अब वेट लूज करना है, एंड वी गेट रेडी, एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंस। होता क्या है, ये वेट लॉस वाला रेजोल्यूशन हम बनाते हैं 15 दिसंबर को, 2 हफ्ते पहले। लाइक 1 जनवरी से वेट कम करना है। फिर हम सोचते हैं कि यार 1 जनवरी से वेट कम करना है, तो ऐसा है कि अगले 15 दिन है मेरे पास, उसके बाद तो मैंने खाना ही हेल्दी है, तो जितना अनहेल्दी खाना है अभी खा लेता हूँ। जितने पकवान है सबको एक आखिरी सलाम तो कर दे। तो हम खाते नहीं, उसके बाद हम ठूसते हैं। वी डोंट ईट, वी बिंज। हमें होता है सब खा लो, ये दोबारा तो खाना नहीं। हमने पिज्जा मंगवाया, साथ में एक पास्ता भी मंगवाया, आइसक्रीम मंगवाई, इसके ऊपर गुलाब जामुन भी रखते हैं। तो जब तक 31 दिसंबर आती है, हमारा वेट ऑलरेडी 3 किलो और बढ़ चुका होता है, और जो तोंद है वो 1.5 इंच और बड़ी होती है, और जो शर्ट पहले टाइट थी अब उसके बटन जो है वो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही है। उनको पता है कि थोड़ा सा भी और कुछ हुआ तो बेली बटन बाहर आ जाना है, तो वो चल रहा होता है। फिर आती है 1 जनवरी। अब 1 जनवरी को क्या होता है, 1 जनवरी को आदमी कहता है आज से डाइटिंग शुरू करनी है, पर तुम सुबह फ्रिज खोलते हो अपना, और फ्रिज के अंदर पड़े होते तुम्हारे 31 दिसंबर तक के पाप, तो सारा फैट वाला खाना पड़ा हुआ है। फिर आदमी कहता है यार माँ बाप ने सिखाया कि खाना फेंकना नहीं, तो खाने को डस्टबिन डालने से अच्छा है कि अपने अंदर डाल लेता हूँ। तो 2500 कैलोरी हम और ठूसते हैं। फिर आती है 2 जनवरी। 2 जनवरी को हमारा रिजॉल्व कड़ा होता है कि अब तो ध्यान करना ही करना, और हम शुरू करते हैं जोश से। और प्रॉब्लम क्या है, हमें सिर्फ जोश होता है, होश नहीं होता उस टाइम,
क्योंकि डाइटिंग में ना वो तुमको बताते हैं, डाइटिंग में देयर इज अ प्रिंसिपल कि इफ यू आर डाइटिंग हैव अ हेवी ब्रेकफास्ट, लंच ओके करो और डिनर करो लाइट, राइट? कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ कॉमनर, डिनर लाइक अ पॉपर. बट हमारा जोश शुरू होता है सुबह 6 बजे. एप्पल आधा दे दे काट के. ब्लैक टी में कोई चीनी नहीं, कोई दूध मत डाल. लंच में ऐसा कर चने डाल दे, साथ में मेरे को सैलेड दे दे, मैं गर्म पानी के साथ ले लूंगा. जब तक बजते ना शाम के 7, हमारी आंतड़ियां हो चुकी होती इकट्ठी, और शक्ल हमारी जो है ना वो घुटनों तक लटक के पहुंची होती है, और हम डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं डिप्रेशन में. एंड वी आर लाइक, यार जी क्यों रहे हैं हम. लेके आ यार गुलाब जामुन ले आ, उसके ऊपर थोड़ी सी आइसक्रीम भी डाल दे, कल से देखेंगे कुछ और हेल्दी खाए. फिर आ जाता हमारे पास किसी फैमिली फंक्शन का इनविटेशन कि पार्टी है, आपने आना. और इंडिया में आपको पता है कि पार्टी क्या होती है. बेसिकली ऑल सेलिब्रेशंस इज अराउंड फूड. पर तुम पूरा मन बना के जाते हो कि मैं आज पार्टी में कुछ नहीं खाना यार, अब शुरू करा है थोड़ा हेल्दी रहना. हाँ वैसे पार्टी में जाऊंगा बट वहां पे सिर्फ थोड़ा सा ग्रिल्ड चिकन ले लूंगा और सैलेड, और कुछ नहीं लेना. पर तुम वहां जाते हो, वहां जाते ही होस्ट अंकल आ जाते हैं आपके पास, बेटा आपने कुछ खाया? क्योंकि है क्या कि जो होस्ट होते हैं उनको लगता है कि मेरा फर्ज है कि जो जो आया उसको कम से कम 2,500 से 3,000 कैलोरीज ठुसवा के ही भेजूं. लाइक लोग नाराज हो जाते हैं अगर तुम उनकी पार्टी में जाके खाना ना खाओ. और ये लॉजिक मुझे आज तक नहीं समझ में आया. लोग जबरदस्ती खिला रहे हैं तुमको. लाइक तेरा दिल रखने के लिए मैं हार्ट अटैक ले लूंगा एक पैग भाई के नाम का. नाम तेरा पर लीवर तो मेरा है. और प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ होस्ट नहीं तुमको बोल रहे, तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स भी उनके साथ अग्री करते हैं. आफ्टर ऑल उनको भी यार थोड़ी सी तो चाट खा लेते हैं यार, थोड़ा सा तो ले लेते हैं. और चक्कर क्या है, हम सलमान खान तो है नहीं कि हमने एक बार कमिटमेंट कर दी तो हमें टिके रहना, तो हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं. तो फाइनली हमको आइडिया हो जाता है कि अब हम वेट तो कम कर नहीं सकते, तो हम दूसरे हथकंडे अपनाते हैं. पहले एक बाल ऐसे कटवा लो जिससे पतले लगे, पूरा फेस कट ठीक आना चाहिए, सेल्फी ऐसे लो. लाइक कोई कहता है कि फोटो ले लेते हैं, तो हम ऐसे हो जाते हैं. और फिर हम दूसरे काम करते हैं, हम डार्क कलर के कपड़े पहनना शुरू करते हैं. यू कैन सी. थैंक यू. बहुत बुरा हाल है आजकल के बच्चे जो कपड़े बाहर पहन के जाते हैं उन्हीं कपड़ों में घर आके सो जाते हैं. राइट? इनको घर के कपड़ों का और बाहर के कपड़ों का फर्क नहीं पता. कोई फर्क नहीं. हमारे टाइम में बड़ा क्लियर फर्क होता था. घर के कपड़ों में और बाहर के कपड़ों में कम से कम 2 साल का फर्क होता था. आर अदर स्ट्रगल विद आर किड्स इज कि हमें लगता है कि इनको ना पैसों की वैल्यू नहीं है. पैसे की वैल्यू नहीं है आजकल के बच्चों को. जैसे हम बॉम्बे मूव किए, शुरू में इनके दोस्त नहीं थे, तो हम बोलते थे बेटा दोस्त बना लो, थोड़ा बाहर निकला करो. 6 महीने बाद इन्होंने दोस्त बना लिए. फिर हर हफ्ते आ जाते थे, पापा 2,000 रुपीज दे दो, हम मॉल जा रहे हैं. आई वाज लाइक बेटा इससे तो तुम इंट्रोवर्ट ही अच्छे थे. और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब वो तुम्हारा पैसा अपना समझ के खर्च करते हैं. जैसे लॉन्ग टाइम बैक माई सन वॉज 11, वी वर इन अ रेस्टोरेंट, खाना खा चुके हैं, पैसे दे चुके हैं, वो बाकी के पैसे ला रहा है वेटर, एंड माई सन सेड कीप द चेंज. मैं कहा तेरे तो पैसे भी नहीं है ये, तू कैसे बोल रहा है? जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट. 70 रुपए थे, मैंने 70 रुपए वेटर को वापस बुला के पकड़े, और बद्दुआएं जो लिए वो अलग. बहुत बुरा हाल है आजकल के बच्चे जो कपड़े बाहर पहन के जाते हैं उन्हीं कपड़ों में घर आके सो जाते हैं. राइट? इनको घर के कपड़ों का और बाहर के कपड़ों का फर्क नहीं पता. कोई फर्क नहीं. हमारे टाइम में बड़ा क्लियर फर्क होता था. घर के कपड़ों में और बाहर के कपड़ों में कम से कम 2 साल का फर्क होता था. कम से कम. अगर तुमको नहीं पता तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको सिखा देते थे.
मतलब तुम सर्दियों में भी शादी से आ रहे हो ना, दरवाजे पे नंगा कर देंगे तुम, कि बच्चे को निमोनिया हो जाए शर्ट पे दाग नहीं पड़ना चाहिए। आजकल इनको बिल्कुल आइडिया नहीं। और हमको लगता है कि एक बार बच्चे पैसे कमाने शुरू करेंगे तो इनको पैसे की वैल्यू पता चलेगी। लेट मी टेल यू, नहीं। क्योंकि मुझे पैसे कमाते हुए 25 साल हो गए, मेरे फादर को आज तक नहीं लगता कि मुझे पैसे की वैल्यू पता है। बिल्कुल। और ये सबके साथ है। कभी भी तुमको लगे ना कि तुम्हें अपने पैसों की चिंता है, नहीं, हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे ज्यादा। लाइक सत्य नाडेला के फादर भी, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसके फादर भी बैंगलोर से उसको फोन करते होंगे कि बेटा हम उस दिन रात को 12:30 बजे तुम्हारे ऑफिस के आगे से निकले, 12:30 बजे भी सारी लाइटें जल रही थी। और तुम कह रहे हो रेट नहीं बढ़ रहे शेयर के, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा पैसे बचा रहे। मतलब मेरे पेरेंट्स दिल्ली से बॉम्बे जब भी आएंगे, उनका फेवरेट पास टाइम होता है स्विच बंद करना। ठंडा हो तो गया कड़क, दिन के टाइम लाइटें क्या करनी, हवा चल तो रही है कड़क। एक दिन इंटरनेट का मॉडेम ही बंद कर दिया उन्होंने, वो पैसे ही बचा रहे। और उनका चक्कर क्या है कि एक तो वो शुरू से रहे हैं सेविंग मोड में, राइट। जैसे मेरे फादर, मेरे फादर इज द एल्डेस्ट सन, तो एंड पार्टीशन फैमिली, जब यहाँ आए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपने भाई बहनों को भी सपोर्ट किया, फिर उनके साथ भी हेल्प करी, फिर हमें सेटअप करा, अपना घर खुद बनाया, सब कुछ। वो शुरू से सेविंग मोड में चल रहे हैं। वो सेविंग मोड, उन्होंने हर चीज के लिए पैसे बचाए, कि ये 2 हमारे बच्चे तो ये उनके स्कूल के लिए पैसे, ये उनके कल को इंजीनियरिंग करेंगे, ये उसके पैसे, इंजीनियरिंग के में एडमिशन नहीं हुई, नालायक निकले तो ये उसके डोनेशन के पैसे, सारे पैसे बचाए। कि उसके बाद भी अगर नौकरी ना लें, कि बहुत ही निकम्मे निकले, तो ये दुकान खोलने के पैसे। उन्होंने ये भी इंतजाम किया कि कल को अगर शराब ही निकले तो ये रिहैब के भी पैसे उनके पास। उन्होंने सारे पैसे इकट्ठे करे। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर माई पेरेंट्स, हम दोनों भाई सीधे सीधे सेट हो गए। आई टेल यू व्हाई अनफॉर्चुनेटली। देखो चक्कर क्या है, जब तुमने कंटिजेंसी प्लानिंग करी हो ना, और कंटिजेंसी ना हो, तो तुम अपनी समझदारी कैसे साबित करोगे? अब तुम्हारी 4 की फैमिली अगर बाहर निकले आज, और तुम में से सिर्फ एक के पास अम्ब्रेला हो, जिसके पास छाता है वो तो सारा दिन प्रे करेगा कि हे भगवान चाहे 5 मिनट के लिए बारिश नहीं तो शाम को सारे सुनाएंगे कि ऐਵੇਂ ही छाता लेके फिरता रहा सारा दिन हमारे साथ। तो अब हम दोनों सेट हो गए, एंड नाउ टचवुड इवन एट 75 माय फादर इज स्टिल अर्निंग, ही हैज हिज वर्क, प्लस कुछ किराए विराए से पैसे आते, और प्लस वो जो एफडी होती वहां से थोड़े थोड़े आते रहते। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अब उनके पास पैसे हैं, अभी भी पैसे कमा भी रहे हैं, पर खर्च करने नहीं आते। खर्च करने नहीं आते। लाइक अब क्योंकि वो डिफॉल्ट मोड ही सेविंग पे सेट है, वो गाड़ी बड़ी खरीद ही नहीं पा रहे। हम कहते रह जाते हैं, मैं और मेरा ब्रदर, कि हमें तो आपके पैसे नहीं चाहिए यार, आप खर्च कर लो, बड़ी गाड़ी ले लो, लाइक चल तो रही है, ड्राइवर रख लो, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, अभी चला तो लेता हूं। कुछ भी नहीं कर रहे वो, उनको बोले वो ऑटो भी यूज करेंगे अभी भी आज की डेट में, सब चल रहा है उनका। लाइक पेरेंट्स को पैसे खर्चवाना छोड़ो, उन पे पैसे खर्च करना पता कितना मुश्किल काम है। लाइक वी कांट इवन स्पेंड मनी ऑन देम। मतलब आई कांट बाय 3000 रुपी वैन यूज एंड शर्ट फॉर माई फादर। मैं ले जाऊं ना, ही विल बी लाइक, इतने में पीटर इंग्लैंड की 4 आ जाती। वैसे सही में तुमने मूड खराब करना है ना, अपने पेरेंट्स को महंगा गिफ्ट कर दे के देखो, वो जितना नीचे लेके आए कोई नहीं लेके आता। वो नहीं खर्च कर रहे पैसे, उनको बोल रहे हैं यार बाहर जाते हो थोड़ा बिजनेस क्लास चले जाओ, क्या करने पैसे, वो नहीं खर्च कर। तो हम एक ऐसी पोजीशन पे है जहां हम बच्चों को समझा रहे हैं पैसे सोच के खर्च किया करो।
पेरेंट्स को समझा रहे इतना मत सोचा करो यार, हम फंसे पड़े, वी आर सैंडविच बिटवीन दैम, राइट। हम फंसे पड़े। जब ये पैंडेमिक भी शुरू हुआ, हम पहले सुबह फोन करके पेरेंट्स को बोलते थे कि बाहर मत निकलो, मास्क पहन के रखो, दोस्तों को मत मिलो। फिर हम फोन बंद करते थे, फिर हम बच्चों पे चलाते थे कि बाहर मत निकलो, मास्क पहन के रखो, दोस्तों को मत मिलो। ये दोनों जनरेशन के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। इनको प्रॉब्लम आएंगी ना, सबसे पहले ये हमारे पास आएंगे भागते हुए, और इन दोनों जनरेशन को लगता है इस आदमी को कुछ नहीं आता। और जब कोविड शुरू हुआ था ना लास्ट ईयर, जब फरवरी में शुरू हुआ, तो शुरू में हमें हुआ कि चलो, मतलब बिकॉज आई यूज्ड टू ट्रैवल सो मच इन द बिगनिंग, आई वाज लाइक चलो आई विल गेट टू स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली, एंड माय फैमिली वाज आल्सो लाइक चलो वी विल गेट टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। फिर हमने 3 हफ्ते इकट्ठे बिताए। देन वी रियलाइज कि हर चीज की एक लिमिट होती है। 3 हफ्ते में तंग आ गए यार हम एक दूसरे से। हम तब, मेरे बच्चों ने घर पे मास्क पहनना शुरू कर दिया कि शायद पेरेंट्स ना पहचाने। हमको अवॉइड करने के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। हमारे, मेरे और मेरी वाइफ के हमारे झगड़े थोड़े बढ़ गए। माई वाइफ वुड गेट इरिटेटेड बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक पहले मैं दिखता था दिन में 2-3 घंटे, वो भी कभी कभी। अब 24 घंटे उसको अपनी गलती दिखाई दे रही है। वो इरिटेट हो रही, वो इरिटेट हो रही है, वो लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे मैंने उसको फिर समझाया, मैंने कहा यार बात सुन, काम करो, वी शुड फाइट ओनली ऑन व्हाट्सएप। क्योंकि है क्या, हम बात करते हैं, बच्चों को सुनाई देता है, बुरा असर पड़ता है, तो अपन व्हाट्सएप पे लड़ते हैं, टाइप करके लड़ो ताकि आवाज ना जाए। शी अग्रीड, शी डिडंट रियलाइज व्हाट शी गॉट इनटू। क्योंकि चक्कर क्या है कि जब उसको सुनाना है बोल के, तो आप 100 बातें सुना सकते हो। टाइप करने में तो तीसरे तक आदमी के अंगूठे दर्द कर जाते। और मेरा क्या है, मेरे को तो आई एम सॉरी बोलना है। वो भी मैं आई लिखता था, आई एम सॉरी तो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट में आ जाता था। सात आठ दिन में वो परेशान होगी, 7-8 दिन में परेशान होगी, कहती दिस इज नॉट वर्किंग आउट। तो मैंने कहा पर तूने कहा था 15 दिन तो करेंगे कम से कम, 15 दिन तो चलाओ। मैंने कहा 15 दिन अभी हम फोन से ही लड़ेंगे। कहती ठीक है। उसने फोन निकाला और मेरे मुंह पे मारा। मैं भी आगे से हटा नहीं, क्योंकि फोन 1.25 लाख का था। स्टिचेस तो 2000 रुपए में लग जाते। You guys have been to a food court? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती जब आदमी सैटरडे संडे जाता है। फिर सैटरडे संडे को टेबल नहीं मिलती। आदमी घर से प्लानिंग करके निकलता है कि खाना कौन ऑर्डर करेगा और टेबल कौन ढूंढेगा। और टेबल ढूंढना इतना जलालत का काम है। तुम लोगों के जूठे बर्तन देख देख के हिसाब लगा रहे हो। तुम कब उठेगा ये? लाइक तुम टेबल्स पे मक्खियों की तरह भिन भिना रहे होते हो। उसका तो हो गया, उसका भी चल ही रहा। उसको बर्गर तो हो गया, उसकी वाइफ ने आइसक्रीम भी खा ली है। इसका बेटा डोसे से बातें क्यों कर रहा है, खत्म क्यों नहीं कर रहा? रोमांटिक गिफ्ट, लाइक हमारे एक फ्रेंड सर्कल में, हमारी 15th एनिवर्सरी थी लास्ट ईयर। हमारे एक, मतलब हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने रोमांटिक के चक्कर में हमको दी कस्टमाइज्ड बेडशीट। बिफोर यू गेट एनी आइडियाज, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इट इज। बेसिकली क्या है, बेडशीट के ऊपर मेरा और मेरी वाइफ का नाम लिखा हो, एक पिलो के ऊपर मेरी शक्ल बनी, एक पे मेरी वाइफ की बनी, एंड इट्स सो वियर्ड। एक तो अब रात को आदमी ना पिलो टांगों में दबा के नहीं सो सकता।
ऊपर से इमेजिन करो, तुम सुबह उठ रहे हो, सामने तुम्हारी वाइफ सो रही है, उसके मुंह से थूक निकल के आधी तुम्हारी शक्ल के ऊपर लगी है। आग लगा दे आदमी ऐसे गिफ्ट। प्ले स्टेशन आ गया, प्ले स्टेशन लेके आया, मेरे को पता मेरे बेटे ने मंगवाया, प्ले स्टेशन लाया, मैंने अपने बेटे को पकड़ा दिया, मैं कहा वेल प्लेड। अब वो खेल रहा है, रोज के रोज 5-5, 6-6 घंटे खेला, और WWE, फीफा, ये वो खेल रहा है। मैं उसको मना कर रहा हूं, पागल इतना मत खेला कर, आंखें खराब हो जाएंगी। राइट, हम सारे माँ बाप आंखों के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन 5-6 घंटे मत खेला कर, आंखें खराब हो जाएंगी। वो नहीं सुनता, वो खेलता था। 1.5-2 महीने में वो बोर हो गया। अब वो हफ्ते में एक बार निकालता, 15 मिनट खेलेगा, रख देगा। एज अ फादर आई शुड बी हैप्पी, बट एज अ मिडिल क्लास फादर, साले 45,000 रुपए लगे इसमें, 1 घंटा तो खेलो कम से कम रोज का। और कोरोना ने बहुत लाइफ चेंज करी हमारी। एक तो इंडिया में रह के अमेरिका रहने का मजा आया, क्योंकि मेड्स चली गई। सही में हमारे यहाँ तो चली गई मेड्स, सब बंद हो गई। बॉम्बे में रहता हूँ, मेड बंद हो गई, बहुत चक्कर। लाइक मैंने सारा कुछ किया। लाइक मुझे पहले लगता था कि मेरी वाइफ ना मेड को कुछ फालतू की इंपॉर्टेंस देती है। लॉकडाउन में पता चला बिल्कुल ठीक देती है इंपॉर्टेंस। मैं सारे काम किए, 3-4 महीने मेड नहीं आई, सारे काम किए, झाड़ू पोछा सारा कुछ। और मतलब मुझे कभी कभी डर लगता था कि कल को मेड जिस दिन वापस आए ना, मैं खुशी के मारे उसे गले ही ना लगा लूं। बहुत कंट्रोल। एंड वहां तक ठीक था, चलो काम वाम किया, दैट्स ओके, झाड़ू पोछा सब कुछ किया। प्रॉब्लम तब हुई जब मेरी वाइफ को मेरा किया हुआ काम पसंद आने लगे। तो एक दिन मेरे को आगे कहती यार तुम तो सुनीता से भी अच्छा पोछा लगाते हो। मतलब लाइफ में मेरे साथ पहली बार हुआ किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया और मुंह से थैंक यू नहीं निकला। अब सुनीता वापिस आ गई है। जिस दिन वो ढंग से पोछा नहीं लगाती, सोनल मुझे बुला लेती, जी भाई इसको बताओ कैसे लगाते हैं। और कई चीजें मतलब बहुत चीजें मतलब सॉर्ट आउट हुई लाइफ में ना, कई चीजों की क्लैरिटी है। जैसे एक ना हमारे हमेशा वो क्वेश्चन चलता था हस्बैंड वाइफ में ट्रस्ट कौन किसको ज्यादा करता है। अब मुझे क्लियर हो गया कि जितना हस्बैंड अपने वाइफ को ट्रस्ट करते हैं ना, कोई वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं करती। आई टेल यू हाउ। मैं जितने आदमियों को जानता हूं ना, उनमें से 90% ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन में अपनी वाइफ से बाल कटवाए हैं। और मैं एक भी वाइफ को नहीं जानता अपने हस्बैंड को हाथ पे लगाने नहीं लगाने। देख मेरी वाइफ, लाइक नाउ वी आर इन 40s and 45, माय वाइफ इज 44 एंड हमारा क्या है कि हम उस एज में हैं जहां हमारी ना नजर कमजोर हो चुकी होती है, बट हम अभी डिनायल मोड में होते हैं। राइट, आप में से कईयों को पता हो कि पहले यहां तक पढ़ लेते फिर यहाँ हम चश्मा तब लगवाते हैं जब ये बाजू के बाहर चली जाती है बात। तो मैंने उस मोड में, जब मेरी वाइफ की नजर कमजोर है, अभी वो मानती नहीं है, मैंने ऐसे में बाल कटवाए उससे। और तुम सोच सकते हो जब तुम वाइफ से बाल कटवा रहे हो, तुम फीडबैक भी नहीं दे सकते कि तू गलत काट रही है। उसके हाथ में मशीन है, तुम ज्यादा नखरे करोगे तुम्हारा एक आईब्रो निकल जाएगा। फिर एक और चीज, हमारे यहाँ क्या, हम सोसाइटी में रहते हो, बिल्डिंग सोसाइटी, और सारे 500 अपार्टमेंट्स इन दैट कॉम्प्लेक्स एंड हर सोसाइटी की तरह वहां पे भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, राइट, जहां सब लोग एक दूसरे को जज करते हैं, राइट। और हमारी सोसाइटी में एक ना लेडीज का व्हाट्सएप ग्रुप है एंड आई रियलाइज कि एक तो ना आदमी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाते ना, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते ढंग से।
वो ना सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप का नाम की 4 लोगों ने ग्रुप बनाया, तेरा नाम ए से है, तेरा नाम एस से है, तेरा इससे है, वो 4 का ग्रुप लेके बना देंगे। लेडीज के व्हाट्सएप ग्रुप के नामकरण होता है प्रॉपर, मतलब वो प्रॉपर लाइक सोच के रखते हैं नाम, डिक्शनरी निकालते हैं। हमारे सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा लड़ाइयां होती हैं और उसका नाम है पॉजिटिव वाइब्स। माय वाइफ इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एंड स्लोली वी रियलाइज कि अगर लॉकडाउन में यू नो गॉड फॉरबिड अगर हम दोनों में से एक को कोरोना हो गया ना तो दूसरा भी अनाउंस कर देगा कि उसको हो गया, बिकॉज वी रियलाइज कि अगर हस्बैंड वाइफ में एक को कोरोना हो जाए और दूसरे को ना हो तो लोग तुम्हारी शादी पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, ये शादी सही नहीं चल रही। मूविंग ऑन, आपने कुछ लोगों ने मेरे को देखा मैं इतनी देर से घूम रहा हूं, किसी ने नहीं बोला मैंने वेट लॉस किया। मैं वेट लॉस किया है, हमारी यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मतलब सबसे बड़ी, इंडिया में सबसे बड़ी अचीवमेंट होती वेट लॉस। लोग इतनी इज्जत देते हैं, लोगों को लगता है कि जिसका वेट लूज हो रहा है उसका आईक्यू बढ़ रहा है अलग। और मैं जब से वेट लूज हुआ है मैं लोगों को मिलता हूं, मैं घूरता रहता हूं जब तक वो ना बोले। एंड मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था वेट लूज करने का, मेरा ऐसा प्लान नहीं था, इट्स जस्ट कि मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ गई। एक तो उसने वेट इतना लूज किया, उसने शी लॉस्ट लाइक 17-18 kgs। हाँ, तो मेरे पे प्रेशर आ गया लाइक इससे पहले कि लोगों को लगे कि मेरी 2 बेटियां हैं, आई नीड टू लूज वेट। और फिर वो मुझे स्पेशली मूवी देखने लेके गई, वॉर, लास्ट ईयर ऋतिक रोशन की मूवी आई, वो हम गए थिएटर में देखने। मैंने अपना पीवीआर में गए थे तो मैंने अपना पिज्जा ऑर्डर करा, साथ में समोसे ऑर्डर करे। इधर पिज्जा आया, उधर स्क्रीन पे ऋतिक रोशन आ गया। पहली बार लाइफ में शर्म आई है यार पिज्जा खाकर। यार 47 की एज में इतना फिट थोड़ा ना लगना होता है। एंड फिर मेरी वाइफ वो मुझे बार बार फोन किया, उसको देख तुझसे बड़ा है एज में। मेरे भी मुंह से निकल गया, मैंने कहा उसका डाइवोर्स हो रखा है।